नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़िएगा जरूर चैनल से, क्योंकि वहां पर और भी कई सारे बच्चे हैं जो आपस में भी बातचीत करते हैं, तो बहुत सी प्रत्यक्ष और परोक्ष जानकारी बीएड से संबंधित आप लोगों को मिलती रहती है, ठीक है। और यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो नजदीक आ चुकी है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म, जो है लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का, आप जल्द से जल्द उसको भर दीजिए। और बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी बीएड कर सकते हैं, जहां पर आप यदि स्कॉलरशिप बेस पे करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप बेस पे, या कम फीस में करना चाहते हैं तो वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके पहले 2025, 2024, 23 का करा लिया है। 2022 का भी 2 वीडियो हमने ऑलरेडी दे दिया। आज जो है हम 2022 का लास्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक इसके पहले हमने कराया है। आज क्वेश्चन नंबर 34 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। साथ में हिंदी भी चल रही है, तो हिंदी तो जरूर ही देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ठीक ठाक रैंक आ जाए, या आप चाहते हैं कि आप पास हो जाएं, क्वालिफाई हो जाएं, तो हिंदी पढ़ के जाइए। अकेले दम पर ही आपको क्वालिफाई कराने की क्षमता रखता है, ठीक है। एक आपका जो सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे होंगे ही। आप साइंस से हैं तो आप साइंस में अच्छे होंगे। अगर आप कला वर्ग से हैं तो आप जाहिर सी बात है सामान्य अध्ययन में अच्छे होंगे। तो उसके साथ केवल आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा खासा रैंक आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आप शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 34 से हमें देखना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 34, आइए देखते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? हिंदी पाणिनि जो है ये संस्कृत के कवि हैं, ठीक है, और बड़े महान कवि हैं पाणिनि जी, ठीक है। अष्टाध्यायी आपने सुना होगा, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की ही बहुत ही फेमस रचना है। पंडित काममाता प्रसाद, गुरु आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसके हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AUKU यश और QUAD अर्थात क्वाड, AUKUS और क्वाड दोनों देशों में शामिल देश कौन सा है? ठीक है, तो दोनों देशों में जो शामिल है वो है अमेरिका, ठीक है। ये एक गठबंधन है। जैसे क्वाड का ही उदाहरण लें तो क्वाड में एक देश है, 4 देश हैं। तो एक देश है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो अमेरिका इन दोनों ग्रुप में है। ऑकस, जिसे ऑकस भी कहा जाता है, ठीक है, ऑकस के रूप में भी जाना जाता है। AUKUS जिसे ऑकस के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय संबंध है, ठीक है। ऑकस में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और यूएसए है। तो यह एक त्रिपक्षीय समझौता, सुरक्षा समझौता है, जबकि क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंत्र है जिसे 4 राष्ट्र भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अमेरिका क्वाड और ऑकस दोनों में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? मिड डे मील जो प्रोग्राम चलता है स्कूलों में, आप जानते होंगे जरूर, ठीक है। मिड डे मील जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम पोषण मिशन कर दिया गया। वही पूछ रहे हैं कि ये कब किया गया? तो भैया ये किया गया 28 सितंबर 2021। वैसे ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2021 मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके 28 सितंबर 2021 में पोषण मिशन कर दिया गया।
यह सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, देखो प्राथमिक जो होता है वो होता है 1 से लेकर 5 तक, और प्राथमिक उच्च जो होता है या उच्च प्राथमिक जिसे कहते हैं यह होता है 6 से लेकर 8 तक। सरकारी सहायता प्राप्त आंगनबाड़ी, मदरसों आदि में बच्चों को दोपहर का भोजन आपूर्ति कराता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी, ठीक है, यहां पर कुश्ती का खेल होता है, कुश्ती सिखाई जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग की जाती है। वह एकेडमी कहां बन रही है जो सबसे बड़ी है? भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय रेल प्राधिकरण और भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय रेल और दिल्ली सरकार। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिल्ली में किस संस्था द्वारा बनाया जाए, कौन सा ऐसा संस्था है जो सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी बना रही है? ठीक, तो ऑप्शन सी भारतीय रेल। भारतीय रेल सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी बना रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापना की जा रही है। ठीक है, यह देश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण में ट्रेनिंग सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 जनवरी 1922 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? करंट का क्वेश्चन है तो जरूरी तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिए। भुगतान और निपटान प्रणाली, ठीक है, 4 जनवरी 1922 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग की स्थापना की है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, दोबारा आएगा नहीं। चलते हैं 39 की तरफ। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मलेशिया। ये बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलते हैं 40 की तरफ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भैया थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क का सदस्य थाईलैंड नहीं है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं लगभग वे सार्क में सभी देश आते हैं। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब सार्क देश हैं। बर्मा में म्यांमार, ठीक है, यह सब सार्क देश है। आप कहोगे कि मालदीव और श्रीलंका तो पड़ोसी देश नहीं है, भैया है, हमारा पड़ोसी देश है। हमारा थल सीमा नहीं लेकिन जल सीमा साझा होता है इन देशों से। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका, बांग्लादेश। ढाका राजधानी है ना बांग्लादेश की, याद रखिएगा इसको। कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले, तो याद रखिएगा ढाका में है। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। 7 संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर से देख लो, 7 संस्थापक देश वे देश जो शुरुआत में ही इसकी स्थापना के दौरान ही इसके सदस्य थे। तो नंबर 1 बांग्लादेश, 2 भूटान, भारत 3, मालदीव 4, नेपाल 5 और पाकिस्तान 6, श्रीलंका 7 के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 कंबोडिया में हुई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। अफगानिस्तान वर्ष 2015 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सदस्य बना। अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, याद रखिएगा। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में अवस्थित है। मुझसे गलती हुई, सॉरी इसके लिए।
इसका मुख्यालय ढाका में नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहां पर अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया गया? ठीक है, जो बच्चों का शोषण होता है, यौन शोषण होता है, उससे संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम आया। वह अधिनियम कब आया था पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यह अधिनियम आया है 2012 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने का अधिनियम, ठीक है, पॉक्सो 2012 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये पॉक्सो का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो 2012 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम बच्चों के हितों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों की यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ बालक से तात्पर्य यह मत समझ लिए केवल लड़कों की बात हो रही है। बालक का तात्पर्य यहाँ बच्चों से है, 18 वर्ष से कम बच्चों के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 42वां क्वेश्चन। ठीक, जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? जनवरी 2000, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्या बात है, इस वर्ष कुछ ज्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं पूछ लिए हैं इन लोगों ने। जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? तो ये भैया विभाग है वित्तीय प्रौद्योगिकी। और एक चीजों की और स्थापना की थी, वह थी भुगतान और निपटान। ठीक है, तो याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन आने वाले तो है नहीं। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? भारत ने किस वर्ष सबसे ज्यादा निर्यात किया? तो ऑप्शन डी जो है वह सही है, 2021-22 में। इसके पीछे का कारण आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं। 2021-22 में आप लोग खूब मजे किए हो, खूब मजे किए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था। क्यों था लॉकडाउन? कोरोना के कारण, कोविड-19। ठीक है, अच्छा, उसे कोविड-19 भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह 2019 में पहली बार वुहान में देखा गया था। ठीक है, कोविड उस जीवाणु का नाम था, जीवाणु वह बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया नहीं वायरस, उस वायरस का नाम था कोविड, और 2019 में वह देखा गया, तो इसलिए उसे कोविड-19 कहा गया। तो 2021-22 में बहुत व्यापक तरीके से लागू किया गया था क्या? लॉकडाउन। तो उस समय हमारा आयात कम हो गया था। आयात मतलब होता है जब हम विदेशों से अपने यहाँ कोई सामान लेके आते हैं तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, और निर्यात होता है जब हम अपने यहाँ से विदेशों में सामान भेजते हैं। ठीक, हमारा निर्यात तो लगभग उतना ही था, लेकिन हमारा आयात घट गया था। हम कुछ मंगा ही नहीं रहे थे पेट्रोल के अलावा, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अलावा, क्योंकि किसी चीज का उपभोग ही नहीं हो रहा है। आपने उस समय क्या कोई घड़ी खरीदी थी? नहीं। आप अगर याद करिए तो नहीं खरीदे होंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप सब्जी खरीदने के लिए ही पैसा बचा के रखते हैं, कि जीवन यापन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अनाज वगैरह, ठीक है, केवल उन्हीं, आप कपड़े भी इवन नहीं खरीदते थे उस समय, जब तक कि किसी घर में कोई बहुत, जैसे शादी या ऐसा कुछ फंक्शन ना हो। ठीक, तो हमारा आयात घट गया था, इसलिए निर्यात ज्यादा हो गया। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या समझा रहे हैं? जैसे मान लो कि हम 10 रुपए के सामान का आयात करते हैं और 9 रुपए के सामान का निर्यात करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, केवल उदाहरण के लिए, हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं और 9 का बेचते हैं। किसी कारण से लॉकडाउन हो गया देश में, अब डिमांड कम हो गई चीजों की, तो हम अब केवल 3 रुपए का सामान खरीदने लगे, तो अपने आप निर्यात ज्यादा हो गया कि नहीं? हम खरीद रहे हैं 3 का, अब बेच रहे हैं 9 का, तो अब हमारा निर्यात बढ़ गया कि नहीं? तो बस यही है कि हमने 2021-22 में निर्यात खूब किया है, ना कि आयात किया है। ठीक है, तो भारत ने वर्ष 21-22 में 417.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक निर्यात प्राप्त किया। यह वित्त वर्ष 2021 291.81 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की तुलना में 43.18% अधिक था। इस वित्त वर्ष जो है यहाँ 19 का डाटा दिया है, तो ये कोई काम का नहीं है आपको। एक चीज और भी है, हम लोग निर्यात जो करते हैं वो किस चीज का करते हैं आपको पता होना चाहिए। हम निर्यात करते हैं मुख्य रूप से अनाजों का और टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल मतलब कपड़े से संबंधित चीजों का। हमारा मेन जो निर्यात का चीज है यही है। और वर्तमान में हम लगभग ये समझ लीजिए कि हम बहुत जल्द ही हम फार्मास्यूटिकल में हम हब बनने वाले हैं। वैसे हम दुनिया के फार्मास्यूटिकल, हम फार्मेसी कहे ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हैं हम। तो उस समय हमने दवाएं खूब बेची हैं, दबा के हमने दवाएं बेची हैं, फ्री में भी खूब बांटा है, और मैं हालांकि उससे सहमत नहीं था। बहरहाल छोड़िए, वो सरकार का मुद्दा है। फ्री में भी हमने खूब बांटा है दवाएं, लेकिन हमने बेचा भी उतना ही है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा स्पुतनिक जो है सरकार, उसकी कोविशील्ड जो थी वह रसिया की वो थी, दवा थी जो आप लोगों को टीका लग रहा था। ठीक है, उसका भी उत्पादन हम ही लोग कर रहे थे, तो हमने निर्यात खूब किया है। पहली चीज तो आयात घट गया, दूसरी चीज हमने गेहूं चावल अनाज खूब बेचा, ठीक, सब्जियां खूब बेची, साथ में हमने दवाएं खूब बेची, इसलिए उस वर्ष हमारा निर्यात खूब हुआ, आयात घट गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ ज्यादा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, बहरहाल चीजों को समझिएगा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, कहां पर स्थित है? जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वह 10,000 फुट की ऊंचाई, 10,000 फुट की ऊंचाई से तात्पर्य होता है समंदर के तल से। समंदर का जो जल होता है ना, उसी की औसत ऊंचाई जो होती है उसी को समंदर तल कहा जाता है। तली अलग चीज होता है, तली मीन्स होता है समंदर के नीचे का भाग, और तल मीन्स होता है जो समंदर जहां तक पानी है। ठीक है, और 10,000 फुट की ऊंचाई पर, अर्थात समुद्र तल से 10,000 फुट ऊंचा है यह टनल। और यह कहां पर स्थित है? तो यह है अटल टनल जो है अटल टनल जो है यह है इसका सही आंसर। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो 10,000 फुट, अच्छा उसका नाम पूछ रहे हैं, सॉरी, नाम इसका है अटल टनल। ठीक है, चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अटल टनल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। यह सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच स्थित है, सोलांग और सिसु के बीच में स्थित है। ठीक है, वैसे ही आपको बता दूं यह लद्दाख में है ये सब। ठीक है, लद्दाख में यह लगभग 46 किलोमीटर कम करती है यह इन दोनों दर्रों के बीच की दूरी को। इन दोनों के पार जो शहर बैठे हैं दोनों, जैसे ये एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, इसके अब यहाँ से इसे घूम के जाना पड़ता था, तो अब इसको लगभग 46 किलोमीटर दूरी को कम कर दिया है सुरंग ने। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, नहीं, यह दुनिया की सबसे लंबी 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर स्थित सबसे लंबी है। ठीक है, बाकी दुनिया की सबसे लंबी कोई और है, चाइना की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। एक मिनट, सॉरी, गोदावरी। गोदावरी जो दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक, 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता, पूर्णा,
पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। ठीक है, सहायक नदियों से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म द्वारा बताया गया है? बौद्ध धर्म। अच्छा, आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जब आपको ऐसे धर्मों से कोई चीज ना समझ में आए कि ये कहाँ उल्लेखित है, सबसे पहले अपने आप नॉलेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज का। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे हैं और आपका मन है तुक्का लगाने का, ठीक है, तो आप बौद्ध धर्म पे लगाइए, क्योंकि सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैन और हिंदू से नहीं आते, बिल्कुल गलत बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका दिमाग किसी भी तरीके से काम न करे और लगता है कि ये अटेम्प्ट करना ही है, वैसे तो छोड़ना बेहतर ऑप्शन है माइनस मार्किंग में, लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप बौद्ध धर्म पे चांस ले सकते हैं। ठीक है, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है। सर्वम दुखम का तात्पर्य होता है सब जगह दुख है। तो आप यदि कहीं पर कमरा लेके रहते हो, जैसे उदाहरण के रूप में आप पानी की समस्या खूब झेलते होंगे। यदि आप किसी हॉस्टल वगैरह में होंगे तो वहां बाथरूम की समस्या खूब होती होगी। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और जाएंगे तो वहां दुख नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाएंगे वहां दुख होगा। आप अपने घर पे रहेंगे, किसी न किसी प्रकार का दुख रहेगा। खेत में जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार का दुख रहेगा। सर्वम दुखम, हर जगह दुख है। चलिए बाबागिरी बंद, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस, ठीक है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, आप सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 2012 से 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत 2023 के इस दिवस की थीम वन और स्वास्थ्य है। 2023 में जो इसका थीम है, तो आप 2026 का थीम याद करके जाइएगा। ठीक है, तो 2026 की थीम आप याद करके जाइएगा। 2026 की थीम जो है वो, क्योंकि थीम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 2026 की थीम है, एक मिनट क्यों चल नहीं रहा, अच्छा, वन और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, अर्थव्यवस्थाएं, वन और अर्थव्यवस्थाएं, यह 2026 का थीम है, वन दिवस के रूप में मनाया गया जो इस बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 25 जून, 28 जून। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजक की कल्पना सर्वप्रथम 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो कि 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा हमें। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या है? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसकी एक बार व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस, हालांकि 1948 से मनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा विश्व में समान स्वास्थ्य
देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य थी। ठीक है, तो यह करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या थी थीम? विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यही था, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। चलिए 2026 का ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये तो बीत गया, ये थोड़ी पूछा जाएगा। 2026 का पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये WHO के द्वारा जो है 7 अप्रैल को जब इस वर्ष 2026 मनाया गया, तो इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। क्या है थीम? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। इसको आप ध्यान में रखिएगा जरूर। स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है? ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये शायद 2024 में था, क्या शायद 2024 में शायद ये आया था क्वेश्चन। उर्वशी के लेखक कौन थे? तो उर्वशी के लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके लिए वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस काव्य में उन्होंने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा होता है 2022 का भी आपका PYQ हिंदी का, सॉरी GS का। अब शुरू करेंगे 2021 का। ठीक है, तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।